अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। नाना जी की कहानी शुरू करने से पहले अपने आसपास और अपने ऊपर आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। वो लोग जो थे शाह साहब से मदद तलब करने आए। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों का एक पुराना गांव है, अकबरपुर हमारे गांव का नाम है। हम लोगों के गांव में सर्दियों के मौसम में जब सर्दियां शुरू होती हैं, गांव बहुत जल्दी सुनसान और वीरान हो जाता है। गर्मियों में तो फिर भी कुछ ना कुछ लोग बाहर नजर आ जाते हैं, कभी घरों के बाहर तो कभी गांव के चौराहे पर बरगद के बड़े पेड़ के पास लोग नजर आ जाते हैं। लेकिन जो ही सर्दियां शुरू होती हैं, गांव पूरी तरह से वीरान और सुनसान हो जाता है। वहां पर हम लोगों की बशीर चचा की एक बैठक है। बशीर चचा की बैठक में हम लोग हमेशा से जाकर बैठते हैं। गांव के बहुत से लोग बशीर चचा की बैठक में जाकर बैठते हैं, चाय पीते हैं, आग जलाकर बैठते हैं। तो वहां पर कुछ अरसे से हमारे साथ ये मसला हो रहा है कि जब भी हम लोग वहां पर आग जलाकर बैठते हैं, हम लोग चाय पी रहे होते हैं, गांव के बहुत से लोग आते हैं, आकर बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वहां पर अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे गलियों में घोड़ा भाग रहा है। हमारे गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने कोई घोड़ा वगैरह रखा हो, शौकिया किसको लेकर वो गलियों में भागे। और रात के वक्त तो गांव इतना वीरान होता है कि कोई होता ही नहीं है बाहर। हमने तो 4 बार घोड़े की आवाज सुनी, जैसे घोड़े के टापों की आवाज होती है और घोड़ा बहुत तेज भाग रहा होता है। पहली बार जब हम लोगों ने सुनी, हमें लगा हमारा वहम है, शायद कोई तांगा वगैरह आया होगा, लेकिन कोई तांगा नहीं। ऐसे था कोई बार बार घोड़ा चलाकर भाग रहा है। हम लोग उठे, हम लोगों ने बाहर जाकर देखा, आसपास की सभी जो गलियां थी उनमें भी देखा, कहीं हमें कोई भी घोड़ा नजर नहीं आया। लेकिन घोड़े के टापों की आवाज जैसे कोई घोड़े दौड़ा रहे, यानी ये कहाँ से आ रही थी कोई समझ में नहीं आती। बशीर चचा अपनी बैठक को थोड़ा बड़ा कर रहे थे। पहले उनकी बैठक जरा छोटी होती थी। दरअसल किसी दौर में उनकी वो एक पुरानी दुकान थी। दुकान पर काम करते करते वो खासे थक जाया करते थे, उनसे बिक्री नहीं होती थी, तो उन्होंने दुकान खत्म कर दी और उस जगह को उन्होंने अपनी बैठक बना लिया। अब उसकी छत वगैरह उठाई हुई थी, नई छत डलवा रहे थे, उसकी 4 दीवारी बड़ी कर रहे थे कि अंदर 2-3 चारपाइये भी आ जाए। सर्दी और बारिश के मौसम में बहुत से मुसाफिर और हम लोग सारे मिलकर वहां पर बैठकर चाय पीते थे। हम लोग वहां पर 3 आदमी बैठे हुए थे। रात का टाइम था। बशीर चचा के पास हम लोग चाय पी रहे थे, आग जलाई हुई थी, ठंड थी वहां पर उस टाइम। हमें बार बार ऐसा लगे जिस तरह से जो 4 दीवारी बनी हुई थी कमरे की, उसके दीवार से 2 बार ऐसा लगा जैसे किसी ने झांक कर देखा है। इतनी ऊंची दीवार के ऊपर एक तो चढ़ना नामुमकिन, कोई चढ़ ही नहीं सकता। और ये दीवार की वो साइड थी जो पिछली साइड है। पिछली साइड तो बिल्कुल खाली थी, ना कोई वहां पर दरख्त था, ना ही चढ़ने की कोई जगह। वो पता इस तरह से लगा कि मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, मेरी तरफ ही वो दीवार थी। 2 बार मुझे एक अक्स महसूस हुआ। जब मेरी नजर पड़ी तो दीवार के ऊपर से कोई झांक रहा था। मुझे आधा आधा चेहरा और आंखें नजर आई। मैंने बशीर चाचा से कहा कि वहां बाहर कोई है, आपकी छत के ऊपर कोई झांक रहा है। उन्होंने कहा कि कौन हो सकता है। उन्होंने आवाज दी, कौन है बाहर। जब आवाज दी इतने में फौरन उठकर बाहर गए, पीछे झांक कर देखा, कोई भी नहीं था, दीवार बिल्कुल खाली थी। अभी वो बैठक में वापस पहुंचे नहीं थे, फिर एक सर नजर आया और वो सर ऐसे था जैसे वो चेहरा किसी औरत का है। बहुत तीखे नैन नक्श, बहुत पतली सी नाक और बहुत बड़ी बड़ी आंखें, माथे के ऊपर बाल बिखरे हुए थे। मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, बशीर चचा कोई औरत है। बड़े हैरान हुए कि ये क्या, यहां पर कहां पर औरत आ गई। फिर जाकर देखा, कुछ भी नहीं था। उसके बाद बैठक के आसपास से खौफनाक आवाजें आने लगी। ऐसे आवाजें थी जैसे पाँव में पायल पहने छन छन करता
बाहर दीवारों के साथ कोई चल रहा है। कदमों की आहट, कदमों की आवाज दिल दहला देने वाली थी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। बशीर चचा पुराने थे, बुजुर्ग थे, जानते थे। उन्होंने कहा आग में सूखी लकड़ी और डालो, ये मखलूक आग से डरती है। हम लोगों ने थोड़ी सी आग और बढ़ा दी। जैसे आग बढ़ाई तभी वो जो छन छन की आवाजें थी थोड़ी दूर होने लगी। अब हम लोग बैठक में बैठे बाहर साफ देख रहे हैं, एक कदावर दुबली पतली सी औरत स्याह काले लिबास में हम लोगों के सामने बिल्कुल दूर अंधेरे में आकर जैसे पहले खड़ी हुई, फिर ऐसा लगा जिस तरह से वो सामने से तेजी से भाग गई हो। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या, ये औरत कौन है जो बार बार आकर तंग कर रही है। बाहर निकल कर देखा कहीं कोई नहीं था। बशीर चाचा ने कहा मेरा सर बहुत भारी हो गया है, तुम लोग मानो या ना मानो ये कोई और मखलूक है, कुछ जिन्नात में से मुझे चीज लगती है जो तंग कर रही है। तो आज वो अंदर आग के पास ही बैठते हैं। यहाँ तक कि वो बैठक बड़ी थी, चारपाइयाँ थी, हम लोग कभी कभार वहां पर सो भी जाया करते थे। हम लोगों के घरों में, गांव वालों को सबको पता था कि बशीर चचा की बैठक पर सभी जाकर बैठते हैं। अब डर इतना लग रहा था कि घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने बशीर चचा से कहा आज इधर ही बिस्तर लगाते हैं, इधर ही सोते हैं। ये बैठक और उसके साथ बशीर चचा का घर था। बशीर चचा घर गए और वहां से सोने के बिस्तर ले आए। 3-4 पाइयां थी, हमने बिस्तर लगाए, आग जल रही थी, हम लोग बैठक में लेट गए। खुला आसमान, 4 दीवारी, छत अभी डलनी थी, तो हम लोग लेटे हुए थे। तकरीबन बातें करते करते बशीर चचा बार बार उठते और आग जो थी उसमें लकड़ी फेंक देते। उनका ये कहना था कि थोड़ा पहरा देना पड़ेगा। फिर कहीं आग बुझ गई, हम लोगों की आंख लग गई। मेरी एक आवाज आई और मेरी आंख खुल गई एक आहट से। आहट ये थी कि जिस तरह से कोई बूढ़ी ज़ईफ औरत है वो रो रही है, झुकी हुई, बिल्कुल झुकी हुई एक औरत, लाठी के टिक टिक किए जैसे दुकान के करीब चलती हुई आ रही है, बैठक के करीब चलती हुई आ रही है और आवाजें दे रही है, खाना दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो। मेरी एकदम आँख खुली। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है खाने का, आधी रात का टाइम है, ये है कौन। मेरी नजर पड़ी तो वो बूढ़ी ज़ईफ औरत हम लोगों की बैठक से थोड़ा दूर थी। आग बुझ चुकी थी और हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, अंगारे अभी भी बाकी थे। जब मैंने गौर किया तो उसका चेहरा बहुत भयानक था। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जगह जगह से जैसे उसकी चेहरे की स्किन लटकी हुई थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, काला लिबास, छोटा सा कद, खौफनाक बाल बिखरे हुए। मैंने बशीर चचा को जगाया, बशीर चचा जागो, ये कौन है, ये बूढ़ी औरत कौन है जो खाना मांग रही है। बशीर चचा जागे और उन्होंने कहा रुको मैं इसको ठीक करता हूं। अभी उन्होंने ये कहकर जल्दी से उन्होंने लकड़ी उठाई, उधर फेंक कर वो सारे अंगारे थे, पास मिट्टी का तेल पड़ा था, वो डालकर आग लगाई। एक भयानक चीख गूंजी और वो गायब हो गई, वहीं पर खड़ी खड़ी गायब हो गई। हम लोग तो डर गए। मैंने बशीर चचा से कहा कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये अब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम लोग सुबह रोशनी हुई तो हम लोग अपने अपने घरों में चले गए। हम सबको बुखार हो गया, बशीर चचा को भी बुखार हो गया वो मखलूक से हम कलाम होने के बाद। फिर हम लोगों ने 2 दिन लगाकर, 3-4 दिन लगाकर छत बनाई, दिन रात जैसे ऊपर वो लकड़ी वगैरह जैसे गांव के छत बनते हैं पक्के, वैसे छत बनाया। एक बड़ा सा दरवाजा लगाया बैठक को। अब हम लोग बैठक में दरवाजा बंद करके बैठते थे। हम लोगों ने थोड़ी सी खिड़की खोली हुई थी, दरवाजा एक बंद किया था और हल्का सा खोला हुआ था। आग जलाए बैठक के अंदर बैठे हुए थे, वही बातें कर रहे थे कि किस तरह से ये जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। बशीर चचा अपनी एक बात बता रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं जवान ही था तब, तो मैं एक रात की बात है कब्रिस्तान वाली तरफ से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो बशीर चचा कहते हैं कि जैसे मैं कब्रिस्तान के पास से पहुंचा, मुझे किसी ने आवाज दी, मेरा नाम लिया और कहा कि बशीर इधर आओ, मुझे भी साथ लेते जाओ, मेरे पास बड़ा सामान है, उठाया नहीं जा रहा। मैंने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी सफेद लिबास में, कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल। मैंने कहा अम्मा कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो।
तो वो मुझे कहती है कि मैं किसी ज़रूरी काम से यहाँ पर आई थी। तो मेरे जहन से ये चीज़ निकल गई कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। मैंने कहा अच्छा अम्मा आता हूँ। जैसे मैं आगे जाने लगा, मुझे एकदम पता नहीं किसी अजीब सी चीज़ ने मेरे जहन में ख्याल डाला कि पता नहीं ये कौन है जिसकी तरफ तुम जा रहे हो, ये है क्या। सफ़ेद लिबास में कब्रिस्तान के अंदर पुराने दरख्त के पास खड़ी थी। मैंने उसी टाइम अल्लाह अकबर कहा और आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू की। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो चिल्लाने लगी और कहने लगी दूर हट जा, पीछे हट जा मेरे से, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। बशीर चाचा कहते हैं ये कहते कहते उस बूढ़ी औरत का कद बढ़ने लग गया और दरख्त जितना उसका कद हो गया। मैंने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं पीछे हटता गया। मैंने भी कमर नहीं की उसकी तरफ, मैं पीछे हटता हटता आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। उसका कद यहाँ तक के दरख्त से भी ऊंचा चला गया और एकदम वो एक धुआं बन के गायब हो गई। फिर जब वो कहते हैं कि वो गायब हुई तो मैं इतना तेज भागा कि मैंने अपने घर आकर सांस लिया। 3 दिन वो कहते हैं मैं बुखार से बेहोश रहा था। 3 दिन के बाद मेरे मियाँ जी एक मौलाना साहब को लेकर, एक मौलवी साहब थे, अल्लाह वाले थे, उनको लेकर आए। उन्होंने पढ़ाई की, दम किया तो उन्होंने कहा कि इसकी जिंदगी थी जो ये बच गया, अगर इसके करीब चला जाता उसी टाइम इस मखलूक ने इसका दिल निकाल लेना था। उसके बाद फिर मेरे मियाँ जी मुझे मना करते थे कि तुमने उस तरफ कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं जाना रात के वक्त। मुझे अक्सर आदत थी, मैं अपने खेतों पर, जमीनों पर, डेरे पर जाता था और वापसी पर मैं शॉर्टकट रास्ता कब्रिस्तान वाली तरफ से आता था। कई बार मेरे साथ वहां पर हादसे भी हुए, फिर भी मैं बाज नहीं आता था। लेकिन उस बूढ़ी चुड़ैल वाले हादसे के बाद मैं डर गया। एक दफा इसी तरह से ईशा का टाइम था, ईशा की नमाज के बाद की बात है, मुझे डेरे से कुछ जरूरी चीजें उठाने जानी थी। मैंने कहा कि अभी तो सब चल फिर रहे होंगे तो अभी मैं शॉर्टकट रास्ते से चला जाता। मैं अपनी साइकिल पर था। तो जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, मेरे पीछे एक औरत लग गई। सफेद लिबास वाली औरत थी। वहां पर कब्रिस्तान से पहले कुछ दरख्त आते थे, उन दरख्तों के ऊपर जिन्नात का बसेरा था, चुड़ैलें आती थी। वो शाम के बाद उस तरफ से किसी को गुजरने नहीं देती थी, वो पीछे लग जाती थी, कभी कोई काली बकरी बन के, कभी किसी कुत्ते के रूप में, तो वो पीछे लग जाती थी। वो औरत काफी रास्ते तक मेरे पीछे आई। फिर जब मैंने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, वो गायब हो गई और वाज़ेह तौर पर मुझे आवाज आई कि दोबारा इतनी रात को इस साइड पर मत आना। बशीर चाचा कहते फिर मैं नहीं गुजरा। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि फिर से बैठक के दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। बशीर चाचा ने उठकर दरवाजा खोला, कोई नहीं था। वो चीज हमें बहुत ज्यादा तंग करने लग गई है। अगर हम लोग दरवाजा बंद करें, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोले तो खिड़की पर दस्तक देती है। और जो ही बशीर चाचा कहते हैं रात बढ़ती जाती है, कोई गांव में कोई मेहमान मुसाफिर आकर अगर बैठक में रुकता है तो उनको भी रात भर तंग करती हैं ये मखलूकात। हम आपके पास इसलिए हैं कि आप हमारी मदद करें। हम लोगों को वो चीज़ बहुत तंग कर रही है, वो बैठक बहुत पुरानी है और वहां पर हम लोग बहुत शौक से जाकर बैठते हैं, लेकिन अब ये चीज़ इतना तंग कर रही है कि हमें वहां पर बैठने नहीं दे रही। शाह साहब ने सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि ये वही जिन्नात है जो कब्रिस्तान के दरख्तों पर रहते हैं, चुड़ैलें आफते हैं, इनमें कुछ शरीर मखलूकात हैं। वो अक्सर रात के पहर में जो लोग जाग रहे हों, जो अकेले बैठे हों, उनको अपना आप जाहिर करती हैं। और ये सर्दियों के मौसम में जब जगह वीरान हो जाती है तो वहां पर भागती दौड़ती भी हैं। मैं तुम लोगों को हिफाजत का एक तावीज़ दूंगा, तुम लोग अपनी बैठक में और बैठक के आसपास कोई दरख्त है तो उस पर लगा दो। उसके बाद ये मखलूकात तुम लोगों की बैठक के आसपास नहीं आएंगी। लेकिन अगर इलाके में कहीं किसी को नुकसान पहुंचाए तो फिर मुझे बताना, फिर इनकी हिसार बंदी करनी होगी। अगर हिसार बंदी ना की तो जिस तरह से ये अभी आप लोगों को तंग कर रही हैं, इसी तरह से ये लोगों को भी तंग कर सकती हैं। शाह साहब ने उनको तावीज़ात दी है। वो लोग तावीज़ात लेकर चले गए। करीब 8-9 दिन के बाद वो लोग फिर आए। उन लोगों का आखिर ये कहना था कि आपने हमें तावीज़ात दी है, हमने बैठक में भी एक लगा दिया, बाहर दरख्त पर भी एक लगा दिया। उससे ये फायदा हुआ है कि अब वो बैठक पर दस्तक नहीं देती, आवाजें नहीं देती, रोती नहीं, पायल पहनकर चलती नहीं। लेकिन जब हम लोग आग जलाकर बैठे होते हैं, रात का सन्नाटा छाया होता है, चांद की चांदनी फैली होती है, अक्सर
तो ऐसे लगता है जैसे दुल्हन के रूप में कोई सामने आकर खड़ा हो गया। दूर घरों के पास एक सजी सवरी दुल्हन पता नहीं कहाँ से निकल कर आती है और वो चलती चलती कभी एक गली में चली जाती है, कभी एक गली में चली जाती है। हम लोगों को बाज़ औक़ात इतना डर लगता है कि हम लोग घर भी वापस नहीं जा पाते। अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम लोग क्या करें। अब वो दुल्हन के रूप में हमारे गांव में चलने फिरने लग गई है। यहाँ तक कि गांव के एक नौजवान का ये कहना है कि वो रात को वापस आ रहा था तो उसने गांव की बाहर वाली हदूद पर एक पुरानी सड़क है, वहां पर पुराने खंबे के पास इसको खड़े हुए देखा। ये दुल्हन के रूप में खड़ी थी। जब वो लड़का इसके पास से गुजरा तो इसने उसको आवाज दी और कहा, मेरी मदद करो, मैं गांव में नहीं आई हूं, मुझे रास्ता बता दो। उसने पूछा कि किस तरफ जाना है, तो कहती है कि मुझे फलां के घर जाना है। उसने गांव के एक आदमी का नाम भी लिया। इसने कहा कि ये आगे 2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में उसका मकान है, मेरे साथ आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहता है कि वो मेरे साथ साथ चलती हुई भी आई, लेकिन जैसे ही गली का कोना आया वो खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा कि आप खड़ी क्यों हो गई, ये साथ घर है, आप आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतने में उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो उसका जला हुआ काला स्याह चेहरा है। उसका चेहरा बहुत भयानक है, जैसे काले रंग का कोयला है और उसके ऊपर सफेद आंखें। वो लड़का इतना खौफजदा हुआ, वहीं गिरा और बेहोश हो गया। जब वो गिरा उसकी चीख निकली तो पास ही वो घर था किसी का। वो लोग फौरन से बाहर भागे, देखा तो वो लड़का बेहोश पड़ा था। वो लड़का जो है 3 दिन बेहोश रहा। वो इतना डर गया था कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलता, खौफ के मारे। अक्सर लोगों ने देखा है कि वो गली के कोने से कोई औरत झांक कर अंदर की तरफ देखती है, जिसके बाल बहुत लंबे हैं और चेहरा बहुत डरावना और दुल्हन के लिबास में होती है। कभी गांव के किसी हिस्से पे नजर आती है तो कभी गांव के किसी हिस्से पे। हमारी बैठक के आगे से गुजर के जाती है, यानी दूर से, पास से भी नहीं गुजरती अब तो आप बताइए अब हम लोग क्या करें। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा, मामला जो है बहुत गंभीर है। चुड़ैल जब दुल्हन के रूप में आती है तो कोई नुकसान करती है। जब ये दुल्हन का रूप लेकर आती है तो ये किसी न किसी को अपना शिकार लाजमी बनाती है। इनको गांव की उसी हदूद पर कैद करना होगा जहां पर दरख्तों पर इनका बसेरा है। अगर इनको वहां पर कैद ना किया गया तो शायद ये पूरे गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। फिर शाह साहब ने उन लोगों के साथ जाने का फैसला किया। शाह साहब, नाना जी और कुछ शाह साहब के खादिम साथ रवाना हुए। नाना जी बताते हैं, हम लोग उस गांव में पहुंचे। गांव बहुत पुराना था। आजकल के दौर में जैसे गांव में बड़े मकान बन गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन उस गांव में सभी मकान मिट्टी के थे। मिट्टी के घर, कोई उन पर पेंट वगैरह भी नहीं थे, मिट्टी के ही कलर के सारे घर थे। सिर्फ दरवाजों के ऊपर कहीं कहीं पेंट किए हुए थे, नहीं तो दरवाजे भी साफ लकड़ी के थे। कुछ ऐसे भी मकान थे जिनके दरवाजे भी नहीं थे। ऐसे एक गली से अंदर जा रही है मिट्टी की और आगे पूरा घर होता था। आगे ज्यादा से ज्यादा वो लोग पर्दा लगा लिया करते थे। शाह साहब ने कहा कि मुझे वो सड़क, वो हदूद दिखाई जाए जहां पर वो दरख्त है और वो कब्रिस्तान वाला हिस्सा है। शाह साहब जब वहां पर पहुंचे, मगरिब हो चुकी थी। शाह साहब ने दरख्तों के हिस्से पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी तो वो दरख्त जोर जोर से झूलने लगे। इतना ही नहीं, उन दरख्तों के अंदर से चीखों पुकार शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था कि बहुत सी औरतें बहन कर रही हैं। यहां तक कि उन दरख्तों की घनी छांव के अंदर बहुत से वजूद चलते फिरते, भागते दौड़ते नजर भी आए, जैसे बहुत सी औरतें हैं और अफरा तफरी में यहां वहां भाग रही हैं, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पा रही, क्योंकि शाह साहब ने वहां पर बैठते साथ ही हिसार बंदी कर दी थी कि ये मखलूकात इन दरख्तों से निकलकर हिसार से बाहर जाकर कब्रिस्तान में या गांव के घरों में अपना बसेरा ना कर ले। शाह साहब ने वहां पर बैठकर 1 घंटा पढ़ाई की। उसके बाद गांव के उस हदूद के चारों कोनों पर कील लगा दी है और वहां पर पढ़ाई करके हिसार बंदी कर दी। वो सारी जो चुड़ैलें आफतें थी वो सारी उन्हीं दरख्तों के ऊपर कैद हो गई। शाह साहब ने कहा, 3 दिन तक आप लोगों ने इस रास्ते की तरफ नहीं आना। 3 दिन तक कोई भी इस रास्ते पर अगर आएगा तो ये चुड़ैलें आफतें उसी के घर वाले के रूप में उसको अपने पास बुला लेंगे और अगर कोई इंसान
उनसे हम कलाम हो गया तो ये हिसार वहीं टूट जाएगा। 3 दिन के बाद ये हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। ये किसी को भी नजर नहीं आएंगी और ना ही गांव में भागेंगे और तंग करेंगी। शाह साहब वहां से वापस आ गए। हम लोगों ने बशीर चचा की बैठक भी देखी। मट्टी की एक बहुत बड़ी बैठक थी जहां पर 4 पाइयां थी, पुरानी खिड़कियां थी। दरमियान में एक बहुत बड़ा घड़ा सा बनाया हुआ था जिसमें आग जलाई जाती थी और आसपास लोग गर्म चादरें ओढ़े बैठा करते थे और चाय पिया करते थे। एक बड़ी खूबसूरत रवायती सी जगह लग रही थी। शाह साहब ने उस पर भी हिसारबंदी की। उस लड़के को भी दम किया जो उस चुड़ैल के हमले की वजह से बेहोश हो चुका था। वो अभी भी इतना खौफजदा था कि उसकी आंखों में एक डर था। उसके बाद हम लोग वापस आए। तकरीबन 5 दिन के बाद वो लोग आए और उन्होंने आके कहा कि हम लोग वहां पर नहीं गए। बहुत से लोगों के घर में किसी ने आकर पैगाम दिया कि कब्रिस्तान वाली जो है गोरकर आपको बुला रहे हैं, वहां पर जाएं। आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी कब्र को नुकसान हो गया। लेकिन कोई भी उस तरफ नहीं गया, गोरकन भी नहीं गया। बाद में सबको पता चला कि वो वही जिन्नात थे जो तंग करते थे, जो रूप लेकर आ रहे थे कि वहां पर कोई जाए और बाकी के वहां पर जो मखलूकात कैद हैं वो आजाद हो सके। फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वो मखलूकात उन दरख्तों में कैद हो गई। ये कहानी थी नाना जी ने जो हमें सुनाई गाँव की इस पुरानी बैठक की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। वैसे ये बात ठीक है कि जो पुराने गांव होते हैं वहां पर ऐसी बैठकें होती हैं, वहां पर लोग जाकर बैठा करते हैं, दारे भी होते हैं, वहां पर भी लोग जाकर बैठा करते हैं। गांव के सभी लोग आते हैं, आग जलाई जाती है, चाय बनाई जाती है, उसके साथ देसी घी की मिठाइयाँ होती हैं, जो सर्दियों में बनने वाले लवाजमात होते हैं जिनमें देसी घी के लड्डू होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्दियों के जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सब वहां पर बैठकर लोग खाते हैं। फिर अगर ऐसी जगहों पर जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैलें आफते आ जाए तो इंसान डरता तो है। तो हम लोगों ने भी सुना था, अक्सर हमें हमारे नाना जी भी कहानी सुनाते थे जो अम्मी के मामू थे, और अम्मी ने भी हमें बहुत सी कहानियां बताई हैं। उनके भी बहावलपुर वाले जो पुराने गांव हैं वहां पर अम्मी कहती है कि रात को जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे तो ये मखलूकात बहुत डराती थी। उन घरों में भी उस दौर में सेनों में गड़े निकालकर आग जलाई जाती थी ताकि आग से ये मखलूकात डरती है, वो घरों में दाखिल ना हो सके। तो ये चीजें गाँव में बहुत ज्यादा होती हैं, बल्कि अब तो शहरों में यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। जो लोग नहीं भी मानते वो भी इन चीजों पर यकीन रखते हैं कि जिन्नात होते हैं और अपना आप जाहिर भी करते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नाना जी की ऐसी ही खौफनाक कहानियां आती रहेंगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अपने ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।